देखिए, जो गलतियाँ होती हैं ये जीवन का एक हिस्सा हैं और उसे स्वीकारने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। देखिए, जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं वही महान बनते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकारिए कि आपने अगली परीक्षा में कौन-सी गलती की थी, क्या चूक हो गई आपसे कि आपका 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन रुक गया और उस गलती में सुधार कीजिए। उसके बाद फिर देखिए किसी का बाप भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 27 दिसंबर के करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो हमारा नया वाला टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आप जो है इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डेली। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, बेल आइकन पे दबाने से क्या होता है, आपको डेली नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिलते रहेगी, तो इसको जो है आप कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। तो देखिए, जो आपका टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 था, इसमें जो है डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को। देखिए, जो आपका ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है ये एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय था जिसे डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। देखिए, मेरे पास पूरी लिस्ट है किसकी, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 की। तो आइए जानते हैं किस विश्वविद्यालय को जो है कौन सा पुरस्कार मिला है। देखिए, इस बार जो आपका लीडरशिप एंड मैनेजमेंट टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ये मिला है कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान भारत को। और वर्क प्लेस ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया इस बार सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत लेबनान को। और इंटरनेशनल स्ट्रेटजी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है हांगजो डियांजी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग को। और टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजी ऑफ द ईयर का पुरस्कार नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को मिला है। और द डेटा पॉइंट सोशल इम्पैक्ट अवार्ड मिला है इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी सेपुलूह नोपम्बर इंडोनेशिया को। और द डेटा पॉइंट इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस अवार्ड मिला इस बार यूनिवर्सिटी उतारा मलेशिया को। और एक्सीलेंस एंड इनोवेशन इन द आर्ट्स का पुरस्कार हांगकांग बैप्टि बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी को मिला है। और जो टेक्नोलॉजी ऑफ डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी भारत को मिला है। और यही पुरस्कार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, बाकी सारे भी आप याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग सपोर्ट फॉर स्टूडेंट का पुरस्कार यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पेट्रोनोसी मलेशिया ने जीता है। और जो स्टूडेंट रिक्रूटमेंट कैंपेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ये हनोई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वियतनाम ने जीता है। तो यहाँ पे जो पूरे पुरस्कारों की सूची दिख रही है इसको आप नोट कर लीजिए। लेकिन जो सबसे हमारा खास प्रश्न है भारत के लिए और भारत की सभी परीक्षाओं के लिए कि ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया हाल ही में। अगला कि हाल ही में किस देश के प्रिट्जकर पुरस्कार विजेता वास्तुकार रिचर्ड रोजर्स का निधन हो गया। तो देखिए, जो आपके रिचर्ड रोजर्स हैं ये जो है यूनाइटेड किंगडम के एक वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट थे और इनको प्रिट्जकर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। देखिए, इनको 2007 में प्रिट्जकर पुरस्कार दिया गया था। देखिए, प्रिट्जकर पुरस्कार को जो है इसको वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्ट का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये अलग से प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्ट का नोबेल प्राइज कहते हैं। तो ये पुरस्कार है प्रिट्जकर पुरस्कार। देखिए, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम के एक बहुत ही फेमस वास्तुकार का जिनका नाम है रिचर्ड रोजर्स। तो जो आपके रिचर्ड रोजर्स हैं इन्होंने 1991 में नाइट बैचलर प्राप्त किया था और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से जो है इनको नाइट की उपाधि दी गई थी। और ये जो है इन्होंने कौन कौन सी बिल्डिंगें बनाई, देखिए चूंकि ये दुनिया के बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तुकार थे और इनको प्रिट्जकर पुरस्कार तक भी मिल गया था। तो इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें बनाई थी ये एग्जाम में पूछा सकता है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे आर्किटेक्टों का निधन हुआ और उस समय उनके द्वारा बनाए गए कुछ जो है विशेष जो इमारतें थी उनके बारे में पूछ लिया गया। तो जो आपके प्रिट्जकर पुरस्कार विजेता वास्तुकार रिचर्ड रोजर्स हैं इन्होंने न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या बनाया था, नया वाला जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, श्री वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इसका नाम दिया गया है। साथ में इन्होंने पेरिस फ्रांस में सेंटर पोम्पीडो और
लंदन यूके में मिलेनियम डोम का जो है निर्माण करवाया था अपने जो है निरीक्षण में। तो इन तीनों जो है इमारतों में जो है इनका विशेष योगदान रहा रिचर्ड रोजर्स का। अगला कि विप्रो ने हाल ही में कितने करोड़ डॉलर में एडगिल नाम का एक कंपनी था उसका जो है अधिग्रहण किया। तो देखिए जो विप्रो है इसने जो है कुल 23 करोड़ डॉलर में जो है एडगिल का अधिग्रहण किया है। आपको बता दूं 2001 में स्थापित हुआ था एडगिल कंपनी। इसको सुरक्षा और जोखिम के नेताओं के द्वारा इसकी व्यापार संरेखित साइबर सुरक्षा क्षमता, बदलते नियामक वातावरण की गहरी समझ और आधुनिक उद्यम को सुरक्षित करने में मदद करने वाले क्लाउड परिवर्तन को सक्षम करने में जो है मान्यता प्राप्त है किसको, एडगिल कंपनी को। तो एडगिल कंपनी के साथ विप्रो ने समझौता कर लिया है और विप्रो ने हाल ही में जो है कुल 23 करोड़ डॉलर रुपए जो है देकर जो एडगिल कंपनी थी उसको खरीद लिया, यानी कि उसका पूरा का पूरा अधिग्रहण करके अपने अंडर में ले लिया। देखिए विप्रो कंपनी के बारे में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि विप्रो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो विप्रो के अध्यक्ष हैं ऋषभ प्रेमजी हैं वर्तमान में, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, और इसके एमडी और सीईओ वर्तमान में है थेरी डेलपोर्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौशल कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसके साथ में साझेदारी की है। तो देखिए कौशल कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने उडेमी बिजनेस के साथ हाल ही में साझेदारी की है। आपको बता दूं जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है, यानी कि जो आपका नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया है, तो इसने ये जो समझौता किया है, इस समझौते के अंतर्गत एनपीसीआई ने कर्मचारियों को तकनीकी डोमेन व्यवहार और नेतृत्व कौशल जैसे इन डिमांड कौशल पर पाठ्यक्रम प्रदान करेगी। और एनपीसीआई का मिशन सभी के लिए प्रतिभा विकास, यानी कि जो टैलेंट डेवलपमेंट फॉर ऑल है, ये क्या चीज़ है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आदि में जो है क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करना है। इसको याद रखिएगा। और आपको बता दूं जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में आप एनपीसीआई कहते हैं, तो इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके एमडी और सीईओ कौन है, दिलीप असबे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग ने खाद्य टोकरी यानी कि जो फूड बास्केट है उसमें विविधता लाने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है। देखिए खाद्य टोकरी यानी कि फूड बास्केट क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने फूड बास्केट के बारे में जाना होगा कि ये फूड बास्केट है, इसमें कौन कौन सी वस्तुओं को रखा जाएगा। इसमें खाने वाली चीज़ों को रखा जाता है। आप थोड़ा सा जब देखिए इस बार का जब बजट आएगा 2022 वाला, 22-23 वाला, तब मैं आपको फूड बास्केट के बारे में बताऊंगा। अभी प्रश्न को याद कर लीजिए कि नीति आयोग ने खाद्य टोकरी यानी कि फूड बास्केट में विविधता लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। और देखिए नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि जो आपका यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसके साथ में ये साझेदारी जो आपका बाजरा है, ठीक है, तो बाजरे की रोटी किसने किसने खाई है जरा बताइए, और किसने बाजरे का खेत देखा है। स्पेशली राजस्थान में इसकी खेती बहुत अधिक अच्छी होती है। राजस्थान में, यूपी में, बिहार में और मध्य प्रदेश में, बहुत सारे राज्यों में इसकी खेती होती है। तो बाजरा किसने देखा है और बाजरे का रोटी किसने खाया है। देखिए आपको बता दूं स्पेशली जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ नीति आयोग ने जो बाजरा है, तो बाजरे को मुख्य धारा में लाने और भारत को ज्ञान के आदान प्रदान में विश्व स्तर पर नेतृत्व करने के लिए 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में बाजरा के अवसर का उपयोग करने पर यह केंद्रित है। देखिए बाजरे के बारे में एक बहुत ही तूफानी क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछ लिया गया था, और बहुत सारे लोग धराशायी हो गए थे। प्रश्न था कि भारत सरकार ने किस वर्ष को बाजरा के वर्ष के रूप में घोषित किया था, तो ये वर्ष था 2018। तो 2018 को हमने बाजरा के वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 17 दिसंबर 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है ये कितना रहा। तो देखिए 17 दिसंबर 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कुल 635.67 अरब डॉलर रहा था। देखिए विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत वर्तमान में चौथे स्थान पर है। इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। ये प्रश्न बहुत रिपीट हो रहा है, याद रखिएगा। सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार चीन के पास है। भारत इस मामले में चौथे स्थान पर है वर्तमान में। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए चार चीज़ों का जो है
एनालिसिस किया जाता है कि भारत का विदेशी मुद्रा संपत्ति कितना है, गोल्ड रिजर्व कितना है, आईएमएफ के साथ एसडीआर कितना है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ के साथ रिजर्व की स्थिति क्या है। तो इन चारों अमाउंट को प्लस कर देते हैं और हमें मिल जाता है हमारा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार का एग्जैक्ट वैल्यू कितना है वर्तमान में। ठीक है। और अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से एक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया। ठीक है, जैसे कि आपका व्हाट्सएप वगैरह है उसी प्रकार एक मैसेजिंग एप्लीकेशन जिसका नाम है एसिग्मा, जिसका पूरा नाम है आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो इसको लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा और इसको भारत में मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है। और इस मैसेजिंग ऐप को सेना के आंतरिक नेटवर्क पर विकसित किया जा रहा है और इस ऐप में कई समकालीन विशेषताएं शामिल हैं, जिनमें बहुस्तरीय सुरक्षा, संदेश प्राथमिकता और ट्रैकिंग, गतिशील वैश्विक पता जो है पुस्तिका शामिल है। अगला कि हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस इंश्योरेंस कंपनी को प्रमोटर श्रेणी से सार्वजनिक श्रेणी के शेयरधारक के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने की मंजूरी की घोषणा की। तो देखिए, एक्सिस बैंक ने हाल ही में जो आपका ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इसकी प्रमोटर श्रेणी से सार्वजनिक श्रेणी के शेयरधारक के रूप में इसको जो है वो पुनर्वर्गीकृत करने की मंजूरी की घोषणा की हाल ही में। देखिए, जो आपका एक्सिस बैंक है तो इसमें OICL यानी कि जो आपका ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है तो इसकी जो है कुल 0.16% हिस्सेदारी है। वर्तमान में BSE और NSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो है नई ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को प्रमोटर श्रेणी से सार्वजनिक श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए मंजूरी भी दे दी है। और एक्सिस बैंक की बात कर लें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 3 दिसंबर 1993 को और मुख्यालय इसका मुंबई में है। MD और CEO इसके हैं अमिताभ चौधरी, अध्यक्ष हैं राकेश मखीजा और इसकी टैगलाइन क्या है एक्सिस बैंक की, बढ़ती का नाम जिंदगी। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने ऐतिहासिक पिलर ऑफ सेम को हटाया। तो देखिए, पिलर ऑफ सेम ये आपका हांगकांग विश्वविद्यालय में एक स्टैचू बनाया गया था। देखिए, हांगकांग में बहुत सारे अत्याचार करता रहता है कौन, चाइना। तो कुछ ऐसी घटना हुई थी, नरसंहार हो गया था बहुत ज़्यादा। कहाँ पे, तियानमेन स्क्वायर में। ठीक है, तो इसको चिन्हित करने के लिए एक स्टैचू बनाया गया जिसमें यहाँ पे देखिए ये लाशों का ढेर है, तो लाशों का ढेर का एक जो है पिलर बनाया गया। तो इसी को पिलर ऑफ सेम कहा गया ताकि लोग जो है अपने जख्म को हरा सके। देखिए, हांगकांग विश्वविद्यालय में तियानमेन स्क्वायर नरसंहार को चिन्हित करने वाली एक प्रसिद्ध प्रतिमा थी और इसको हाल ही में हटा दिया गया है। देखिए, इस प्रतिमा में 1989 में चीनी अधिकारियों के द्वारा मारे गए लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों की याद में लाशों के ढेर को दिखाया गया था। तियानमेन का मुद्दा चीन में बेहद संवेदनशील विषय है और इस प्रतिमा के जरिए चीन के द्वारा ढाए जाने वाले जुल्म की जानकारी मिलती है। तो चीन के जुल्म को जो है याद रखने के लिए ये हांगकांग विश्वविद्यालय में प्रतिमा बनाई गई थी। इसमें लाशों का ढेर था, एक पिलर टाइप का ये स्ट्रक्चर बनाया गया था जिसको पिलर ऑफ सेम जो है कहा गया था। इसको हटा दिया गया है कहाँ से, हांगकांग विश्वविद्यालय से। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में किसने डासना गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया। तो देखिए, इसको लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा, जो कि सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री हैं वर्तमान में। देखिए, जो आपका इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये एक तरीके से कहा जाए सोशल डिस्टेंसिंग के जैसा है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऐसे रिंग्स वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, गाड़ियाँ जो है पास पास नहीं रहेंगी तो टकराने की संभावना कम रहेगी। तो इस प्रणाली को ट्रैफिक को कम करने और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विकसित किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मेरठ और मुजफ्फरनगर में कुल 240 किलोमीटर लंबी एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की भी जो है आधारशिला रखी थी। देखिए, जो आपका मेरठ और मुजफ्फरपुर में ये बनाया जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग होगा, इसकी अनुमानित लागत कितनी होगी, 9,119 करोड़ रुपए। तो इसको भी एक्स्ट्रा में नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो सबसे खास बात है कि इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को किसने लॉन्च किया, नितिन गडकरी ने। कहाँ पर, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर, और ये भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए, आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए कि भारत में गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस कब मनाया था, बताइए। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश महिला फुटबॉल टीम ने किसे हराकर सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2021 जीता है, बताइए।
अगला है कि किस व्यक्ति को सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया? आंसर बताइए। और नेक्स्ट है कि इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने? इनका नाम बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनी? इनका नाम बताइए। अब बात करेंगे हम कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तर का। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगला था कि केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है? तो ये कैटेगरी है जेड+ सुरक्षा। और अगला था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवाएं एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की? तो ये राज्य उड़ीसा है। और चौथा था कि हाल ही में आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने किस पूर्व बल्लेबाज को जो है किस पूर्व खिलाड़ी को अपना बल्लेबाजी कोच अपॉइंट किया है? तो देखिए जो आपका आईपीएल का टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, तो इसके जो है अब कोच बना दिए गए हैं ब्रायन लारा। और आखिरी था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? तो इस अभियान का नाम है नव भारत साक्षरता अभियान। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।